नमस्कार। चलिए आज के इस भौगोलिक विश्लेषण में एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो इतनी विशाल और अलग-अलग रूपों से भरी है कि इसे अक्सर एक छोटा महाद्वीप या मिनी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो आइए आसमान से इस अनोखे भूभाग का नजारा देखते हैं और इसके कोने-कोने को बिल्कुल करीब से समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से भारत आखिर कैसा दिखता है? 1984 में जब अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिल्कुल यही सवाल पूछा था, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा के कहे गए ये शब्द सच में इस हवाई सफर को शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। वहां ऊपर से एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण मिलता है जहां से इस भूमि की सुंदरता और भी अद्भुत लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा सा नंबर 7 यहाँ क्या दर्शाता है। दरअसल आकार के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये एक इतना विशाल क्षेत्र है जो पड़ोसी देशों के साथ मिलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि लगभग हर तरह के भौगोलिक आकार आपको इस एक ही देश की सीमा के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए, हमारी इस हवाई यात्रा की रूपरेखा अब पूरी तरह तैयार है। हम उत्तर की महान पहाड़ियों से शुरुआत करेंगे, फिर मैदानों और पठारों से होते हुए अंत में पूर्वोत्तर के तटों तक का सफर तय करेंगे, एकदम टॉप से बॉटम तक। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द व्यू फ्रॉम अबव। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आसमान से इस विशाल उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं आखिर कैसी दिखती होंगी। और सच में यह नज़ारा बेहद शानदार है। अंतरिक्ष से देखने पर आप विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला को पृथ्वी के आकार के साथ साथ मुड़ते हुए देख सकते हैं। एक तरफ उत्तर में ये महान हिमालय की एक सॉलिड दीवार है, पश्चिम में थार का रेगिस्तान और अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये सब मिलकर इस जमीन को बाकी महाद्वीप से बिल्कुल अलग कर देते हैं। और यही चीज़ यहाँ के मौसम, संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल अलग रूप देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द ग्रेट नॉर्दर्न बैरियर। चलिए अब थोड़ा नीचे आते हैं, उत्तर की उन महान और ऊंची चोटियों पर जिनका तापमान और ऊंचाई सच में हैरान कर देने वाली है। यहाँ जो सच में सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है एक अद्भुत प्राकृतिक विरोधाभास। एक तरफ विशाल और बिल्कुल सूखी बर्फीली चोटियां हैं और ठीक दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों की जड़ों से बने जिंदा पुल, जिन्हें हम लिविंग रूट ब्रिजेस कहते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल उस छोटे महाद्वीप वाली छवि को पूरी तरह साबित करता है। मतलब एक ही देश पर धरातल एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग। इसी उत्तर क्षेत्र में काफी ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है, लद्दाख। लद्दाख के इस ठंडे रेगिस्तान में जीवन बेहद अनोखा और सख्त है। इसे हवा, बारिश, रेत और मिट्टी ने लगातार काटकर अपना आकार दिया है। पर उतनी कड़ी और कठिन स्थितियों के बावजूद आपको यहाँ स्नो लियोकर्ड, इबेक्स और टिबेटन एंटीलोप जैसे बिल्कुल अनोखे जानवर मिलेंगे। साथ ही यहाँ के प्राचीन मठ और लोसर और हेमिस जैसे वाइब्रेंट त्योहार इस जगह की संस्कृति में एक अलग ही जान डाल देते हैं। चलिए बर्फीले पहाड़ों से थोड़ा और दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा हिस्सा, लाइफलाइंस ऑफ द प्लेन्स। यहाँ हम विशाल और समतल मैदानों का रुख करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन मैदानों की जमीन आखिर इतनी उपजाऊ कैसे हुई? दरअसल हिमालय के हिमनदों यानी ग्लेशियर से निकलने वाली विशाल नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा जब पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी और ज़रूरी खनिज लेकर आती हैं। ये मिट्टी खेती के लिए एकदम आदर्श होती है। इसी वजह से यहाँ भरपूर फसल उगती है और इन्हीं नदियों के पानी से बिजली भी बनाई जाती है। यही सबसे मुख्य कारण है कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं खुले मैदानों पर बसता है। ये नदियाँ सच में इनकी जीवन रेखाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, एंशिएंट हिल्स एंड शिफ्टिंग सैंड्स। थोड़ा पश्चिम की तरफ उड़ते हुए अब हम पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों और उड़ती हुई रेत का नज़ारा लेंगे। आसमान से जो ये उबड़-खाबड़ रिजेस दिख रही है ना, ये शानदार अरावली की पहाड़ियां हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जियोलॉजिकली ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में गिनी जाती हैं। इनका अस्तित्व करीब 2.5 अरब साल पुराना है। सोचिए जरा, अपनी इस लंबी आयु के साथ ये पहाड़ियां उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम और वातावरण को कंट्रोल करने में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती हैं। पर अरावली का सबसे अहम काम क्या है पता है? एक प्राकृतिक दीवार या रुकावट बनना।
ये पुरानी पहाड़ियां थार रेगिस्तान की उड़ती रेत को आगे पूर्व की तरफ बढ़ने से और वहां की उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान में बदलने से रोकती हैं। माउंट आबू जैसी छोटी, जो 1700 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है, इसी का हिस्सा है। ये साफ दिखाता है कि ज्योग्राफी आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। एक तरह से पहाड़ियां जमीन को बचा रही हैं। हमारा हवाई सफर अब लगातार दक्षिण की तरफ चल रहा है। 5वां हिस्सा, द वास्ट पेनिनसुला प्लेटो, एक बहुत ही पुराना और ऊंचा भूभाग जिसे दक्षिण का विशाल पठार भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले इस जमीन की बनावट को थोड़ा समझ लेते हैं। ये शब्द पेनिनसुलर प्लेटो यानी प्रायद्वीपीय पठार आखिर होता क्या है? बेसिकली ये जमीन का वो चपटा लेकिन ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है जो 3 दिशाओं से समुद्र के पानी से घिरा हो। हमारे केस में पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और ठीक दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। अगर हम पश्चिमी और पूर्वी घाट की आपस में तुलना करें तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट एक काफ़ी लंबी, ऊंची और लगातार दीवार की तरह है। अपनी इन्हीं खास विशेषताओं के कारण इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी माना गया है। वहीं ठीक दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं, जो तुलनात्मक रूप से थोड़ी नीची हैं और बीच बीच में टूटी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई बड़ी नदियां इनके बीच से अपना रास्ता बनाती हुई पूर्व की तरफ बहती हैं। ऊपर से देखने पर कर्नाटका के मशहूर जोग फॉल्स का नज़ारा सच में बेहद अद्भुत लगता है। मॉनसून के आते ही इस ऊंचे पत्थर की कड़ी चढ़ाई से नीचे गिरने वाले झरने बेहद शक्तिशाली और रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ सिर्फ पानी की ताकत ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी घाट अपनी कमाल की जैव विविधता के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ आपको ऐसे अनोखे मांसाहारी पौधे भी मिलेंगे जो अपने चिपचिपे जालों में कीड़े पकड़कर खा जाते हैं। है ना बिल्कुल हैरतअंगेज? अब हम इस लंबे भौगोलिक सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। 6वां हिस्सा, कोस्ट्स, आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट। आइए तटों, द्वीपों और पूर्वोत्तर का दौरा करते हैं। इस उपमहाद्वीप के आखिरी किनारों पर भी विविधता की कोई कमी नहीं है। हमारा समुद्र तट 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। यहाँ एक तरफ सुनहरी रेत चमकती है तो दूसरी तरफ काली चट्टानें। द्वीपों की बात करें तो पानी के नीचे खूबसूरत मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ्स हैं और जमीन पर घने जंगल। यहीं पर विशाल सुंदरबंस मौजूद हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव डेल्टा होने के साथ साथ अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर हैं। और तो और देश का एकलौता सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो भी यही बैरन आइलैंड पर स्थित है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार हवाई सफर देश के पूर्वोत्तर में एक अत्यंत खूबसूरत हिस्से पर आकर रुकता है। ये मेघालय पठार की गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं। ये क्षेत्र अपनी अनंत हरियाली, घने बादलों और विशाल झरनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है, जो इस जमीन को हमेशा बेहद समृद्ध और हरा भरा बनाए रखती है। एकदम ब्रेथटेकिंग। इतने विशाल और अनोखे क्षेत्र का विश्लेषण करने के बाद आइए इस आखिरी सवाल पर थोड़ा मिलकर विचार करते हैं। इतनी अलग अलग स्थितियों और क्षेत्रों के बावजूद, जहां एक तरफ बर्फीले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ रेगिस्तान, कहीं मैदान तो कहीं समुद्र तट, ये सभी हिस्से आखिर में मिलकर एक ही देश बनाते हैं। तो इस विविध भूगोल ने यहाँ के लोगों और संस्कृति को आपस में जोड़ने में कैसे मदद की होगी? ये एक ऐसी प्रेरणादायक सोच है जो हमें अपनी ज्योग्राफी को और गहराई से समझने पर मजबूर करती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हवाई सफर आपके लिए एक बेहद रोचक और आनंदमय अनुभव रहा होगा।